हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड एजुकेशन। तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपने ब्लैक बोर्ड में देख ही लिया होगा, आई मीन वाइट बोर्ड पे देख ही लिया होगा। एंड दैट इज द प्रैक्टिस सेशन फॉर प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो अपने साथ अपनी कॉपी और पेन भी लेके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने फिल इन द ब्लैंक फॉर्म्स में दिए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन जो है वो फिल इन द ब्लैंक फॉर्म्स में ही आता है। और कहीं कहीं जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में नहीं आता है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म जो है वो एक बेस्ट वे है प्रीपोजिशंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज अफ्रेड डैश द टीचर। Second one is I do not agree dash you. Second, he does not agree dash my proposal. Fourth, I am angry dash his rudeness. Fifth, why are you angry dash me. Sixth, he is anxious dash his result. I shall appear dash the examination. Eighth one, he alighted dash the hill. He alighted dash the hill. Ninth, he is born dash Mohan. 9 sentences के बाद बाकी रिमेनिंग जो 3 sentences हैं वो यहाँ पे हैं। I do not believe dash what he says. He does not believe dash God. And the last one is she has no hope dash his success. अब देखिए, प्रीपोजिशंस जब हम करेंगे तो हम लोग एक काम और करेंगे कि मैं उन प्रीपोजिशंस का आपको हिंदी मीनिंग भी बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि अगर हमें उसका मीनिंग पता होगा तो हम उसको डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्लांट इट इन अ सेंटेंस करेक्टली, वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस करेक्टली। क्योंकि अगर हमें उस शब्द का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो इसकी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको करेक्टली यूज़ कर पाएँ। तो मैं इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताता चलूँगा, क्योंकि हिंदी मीनिंग से आपको उसकी टेक्निकलिटी समझ में आएगी, और एक बार अगर आपको उसकी टेक्निकलिटी समझ में आ गई तो आपको उसकी फंक्शनैलिटी भी समझ में आ जाएगी कि एक सेंटेंस में वो शब्द कैसे फंक्शन करता है, जो कि प्रीपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जल्दी से अपना फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आप लोग चाहें तो जल्दी से अपनी कॉपीज़ में भी इसको लिखते चलिए और फिर देखिए कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। अगर गलत लिखा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे उसको करेक्ट करने के लिए। एंड जस्ट इन केस यू आर राइट, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वेरी क्विकली कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज अफ्रेड डैश द टीचर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, द बॉय इज अफ्रेड ऑफ द टीचर। तो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा द बॉय इज अफ्रेड ऑफ द टीचर। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि ज़्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे यूज़ कर देते हैं द बॉय इज अफ्रेड विथ द टीचर। विथ इज नॉट करेक्ट, ऑफ इज करेक्ट। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि द बॉय इज अफ्रेड ऑफ द टीचर, कि लड़का अपने शिक्षक से डरता है, लड़का अपने टीचर से डरता है। तो यहाँ पे जो ऑफ का जो मीनिंग निकल रहा है दैट इज से। यहाँ पे जो ऑफ का मीनिंग आ रहा है दैट इज से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। आई डू नॉट एग्री डैश यू। आई डू नॉट एग्री डैश यू। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई डू नॉट एग्री विथ यू। I do not agree with you। अब देखिए, एग्री मीन्स कि मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं तुमसे एग्री नहीं करता हूँ, या मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तो आई डू नॉट एग्री विथ यू। तो एग्री के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज होता है दैट इज विथ। और देखिए, विथ के भी 2 मीनिंग होते हैं। विथ, जो प्रीपोजिशन विथ है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज में उसको जरूर नोट कर लें। विथ के 2 मीनिंग होते हैं। द फर्स्ट मीनिंग इज से एंड द सेकेंड मीनिंग इज के
साथ। द फर्स्ट मीनिंग इज से एंड द सेकेंड मीनिंग इज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग विद का मीनिंग यूज कर रहे हैं वो से के सेंस में हो रहा है। आई डू नॉट एग्री विद यू, कि भाई मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, हिंदी में कहा जाएगा। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस वेरी क्विकली, ही डज नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था इससे प्रीवियस वाले सेंटेंस में कि एग्री के साथ ज़्यादातर केसेस में विथ आता है, विथ, एग्री विथ, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपने देखा हो, आप लोग सोचे अरे भाई इसमें भी एग्री है, इसमें भी विथ आ जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। ही डज नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल, इसमें आएगा प्रीपोजिशन टू। ही डज नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। अब आप सोचेंगे कि इसमें ये डिफरेंस क्यों है, जब ये दोनों ही जगह एग्री है तो एक एग्री के साथ विथ क्यों आ रहा है और दूसरे एग्री के साथ टू क्यों आ रहा है। इसके लिए भी टेक्निकल डिफरेंस है। जो बात है वो ये है कि अगर हम किसी इंसान से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं तो उस एग्री के लिए हम हमेशा उसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं, वी यूज विथ दैट। ठीक है, और अगर हम यहाँ किसी इंसान से नहीं, इंसान के प्रपोजल से अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो इंसान से एग्री होंगे तो उसके साथ आएगा विथ। और अगर हम इंसान के प्रपोजल से, जैसे किसी ने मुझे एक प्रपोजल दिया कि चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं, लेट्स हैव सम कॉफी, इट्स अ प्रपोजल। ठीक है, तो ही प्रपोज्ड कि कॉफी पीने चलते हैं टू अ रेस्टोरेंट। तो अगर मैं उसके प्रपोजल से एग्री करता हूँ या नहीं भी करता हूँ तो तब आएगा प्रीपोजिशन टू। आई डू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। अब देखिए यहाँ पे जो टू है, यहाँ पे टू का मतलब भी निकल रहा है से। अब देखिए, इंग्लिश के साथ जो स्पेसिफिकली जो ग्रामर के साथ जो है वो ये है कि कहीं पे टू का मतलब से हो जाता है, कहीं विथ का मतलब से हो जाता है, किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रॉम का मतलब भी से हो जाता है। तो आपको इन सारे मीनिंग्स का, इन सारे शब्दों का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पता होना चाहिए। ये कैसे होगा, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और इसका कोई तरीका नहीं है। दुनिया का कोई भी टीचर इसका कोई तरीका नहीं बता सकता। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीक या इन दिस वीक ऑल्सो हम इसका एक और प्रैक्टिस सेशन वीडियो लाएंगे जो इससे थोड़ा सा लेंथी होगा। चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, coming on to the fourth sentence very quickly. I am angry dash his rudeness. मैं उसकी rudeness से angry हूँ। तो यहाँ पे क्या है, I am angry with his rudeness। तो यहाँ preposition क्या आएगा, with। preposition with। मैंने आपको बताया था कि with का मतलब होता है से, और with का एक मीनिंग भी निकलता है के साथ। तो यहाँ पे आएगा I am angry with his rudeness। अब देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या गलती यहाँ करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं वो भी बताता चलूँगा जो बच्चे वहाँ गलत लगा देते हैं। ज़्यादातर बच्चे वहाँ लगा देते हैं आई एम एंग्री फ्रॉम हिज रूडनेस। नो, फ्रॉम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, बच्चों का ये लगता है कि फ्रॉम का मतलब होता है से। तो यहाँ पे से आ सकता है क्योंकि सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग यही निकल रहा है कि मैं तुमसे या तुम्हारी रूडनेस से, तुम्हारी बदतमीजी से मैं नाराज हूँ, तो से। लेकिन यहाँ कौन सा वाला से आएगा, विथ वाला से आएगा, फ्रॉम वाला से आएगा या टू वाला से आएगा, ये आप कैसे समझ सकते हैं। वही जवाब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस वेरी क्विकली देन, why are you angry dash me, why are you angry dash me। वही वेरी इजी है, अभी आपने लिखा था why are you angry with me, ऊपर भी with आया था, एंग्री के साथ ज़्यादातर केसेस में with ही आता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पे। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है बेटा कि कुछ भी बहुत ज़्यादा जैसे मैथ्स है उसमें 2 और 2 4 होते हैं तो वो 4 फिक्स्ड है, 2 और 2 4 ही रहेंगे। लेकिन ग्रामर में यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से
वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। वही शब्द कहीं पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है, वही शब्द कहीं पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, वही शब्द कहीं पे एडवर्ब हो सकता है, वही शब्द कहीं पे एडजेक्टिव हो सकता है, और वही शब्द कहीं पे कंजंक्शन भी हो सकता है, और वही शब्द कहीं पे प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बताएगा, और स्ट्रक्चर को समझने के लिए फिर वही जवाब है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कम ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस वेरी क्विकली देन। He is anxious dash his result. He is anxious dash oh my god, I'm having a sore throat. He is anxious dash his result. वो अपने रिजल्ट के लिए anxious है, उत्सुक है। तो यहाँ आएगा he is anxious about his result. He is anxious about his result. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाउट? यहाँ पे जो अबाउट का मीनिंग निकल रहा है, उसका मीनिंग निकल रहा है के बारे में। वो अपने रिजल्ट के बारे में एंशियस है, वो अपने रिजल्ट को लेकर एंशियस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। आई शेल अपीयर डैश द एग्जामिनेशन। आई शेल अपीयर डैश द एग्जामिनेशन। तो ये देखिए, अपीयर का मतलब मैं एग्जाम में बैठने वाला हूँ, ठीक है। तो आई शेल अपीयर इन द एग्जामिनेशन, और हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ, मैं एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ, या एग्जाम देने जा रहा हूँ, कहने का मतलब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई शेल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही अलाइटेड डैश द हिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइटेड? वैसे तो बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। अलाइटेड मीन्स उतरना, जैसे कि ही अलाइटेड फ्रॉम द प्लेन, या ही अलाइटेड फ्रॉम द बस, या ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। तो ही अलाइटेड डैश द हिल, तो अलाइटेड का मतलब होता है उतरना। तो ही अलाइटेड फ्रॉम द हिल, यहाँ आएगा फ्रॉम। अब देखिए, फ्रॉम का मतलब भी से होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं टू का मतलब से होता है, कहीं विथ का मतलब से होता है, कहीं फ्रॉम का मतलब से होता है। तो ही इज बॉर्न डैश मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस हम अपने 9th सेंटेंस पे आ गए कि ही इज बॉर्न डैश मोहन। तो यहाँ पे क्या होगा? ही इज बॉर्न ऑफ मोहन। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? देखो, हिंदी में ट्रांसलेट करना बेटा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, जब तक हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे हमारे दिमाग में मीनिंग क्लियर नहीं होगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी ग्रामर जो है थोड़ा सा वीक है। तो ही इज बॉर्न डैश मोहन, ही इज बॉर्न ऑफ मोहन, ही इज बॉर्न ऑफ मोहन। कहने का मतलब कि वो मोहन से पैदा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मोहन इज हिज फादर, मोहन उसका बाप है। तो ही इज बॉर्न ऑफ मोहन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ ऑफ का मतलब से निकला। अभी तक मैंने आपको बताया कि विथ का मतलब से था, टू का मतलब से था, फ्रॉम का मतलब से था। यहाँ ऑफ का मतलब क्या निकल रहा है? से। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला से हमें कहाँ पे लगाना है? जवाब फिर वही है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आ जाते हैं। द थर्ड लास्ट सेंटेंस, आई डू नॉट बिलीव डैश व्हाट ही सेज। आई डू नॉट बिलीव ऑन। तो यहाँ क्या आएगा? ऑन। आई डू नॉट बिलीव ऑन वॉट ही सेज, कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है जो वो कह रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम लोग इस सेंटेंस में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, मुझे उस पे यकीन नहीं है जो वो कह रहा है। तो पे के लिए क्या आएगा? ऑन। तो यहाँ पे ऑन का मीनिंग क्या निकलेगा? पे या पर। मैं यहाँ हिंदी में भी इसलिए लिखता चल रहा हूँ जिससे so that what I want is to make the meaning absolutely clear in your heads. इसलिए मैं यहाँ हिंदी में भी लिखता चल रहा हूँ कि कौन से प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग इस सेंटेंस में है।
और हो सकता है उसी प्रीपोजिशन का कुछ और मीनिंग किसी और सेंटेंस में हो, इसीलिए मैं इसको हिंदी में आप लोगों के लिए लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को छोटा रखने की कोशिश है, 14 मिनट्स हो गए हैं। ही डज नॉट बिलीव डैश गॉड, तो अब देखिए ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। अब देखिए यहाँ पे बिलीव ऑन था, मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस ऐसा दिया था कि मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता पाऊँ। यहाँ पे बिलीव ऑन था और यहाँ पे बिलीव इन है, तो दोनों बिलीवों में फिर अंतर क्या है, कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि वहाँ प्रीपोजिशन भी उसने चेंज कर दिया, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे वो किसी की बात पे बिलीव करने की बात हो रही थी, यहाँ पे वो कह रहा था आई डू नॉट बिलीव ऑन वॉट ही सेज, मुझे उस पर विश्वास नहीं है जो वो कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में भरोसा नहीं है। हालांकि हम लोग जब बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है या मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब इंग्लिश ऐसी है, इन अंग्रेज़ों ने इसको ऐसे ही बनाया, अंग्रेज़ उसको ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, कि मुझे भगवान में भरोसा नहीं है। हम लोग उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो बड़ा अटपटा सा हमें लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो इनका मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है, पर या पे। तो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, she has no hope dash his success, she has no hope dash his success। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, she has no hope of his success, कि उसको कोई उम्मीद नहीं है अपनी कामयाबी की, अपनी सफलता की। तो she has no hope of his success। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था, हमने इसको स्पेशली डिज़ाइन किया था कि आप लोगों को ये बता दें कि कभी कभी प्रीपोजिशंस कभी कभी एंड फॉर सम स्टूडेंट्स बड़े पेचीदा हो जाते हैं, बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, बड़े इंट्रिकेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये हमने बताया था। आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे, सो कीप वेटिंग फॉर इट। थैंक यू।